Welcome to lecture 3 in unit 4 formwork, types of formworks and striking period of the formwork। तो इसमें आज हम लोग क्या देखेंगे कि फॉर्मवर्क जो है क्या होता है, उसका हम लोग कंक्रीटिंग में क्या यूज करते हैं, कितने तरह के फॉर्मवर्क हो सकते हैं, राइट, कौन से मटेरियल हम लोग फॉर्मवर्क में यूज करेंगे और क्या रिक्वायरमेंट होते हैं अच्छे फॉर्मवर्क के लिए, वो भी देखेंगे हम लोग। और एक और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्राइकिंग पीरियड क्या है फॉर्मवर्क का, या स्ट्रिपिंग पीरियड क्या है फॉर्मवर्क का। इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग फॉर्मवर्क कब हटाएंगे, है ना। तो अगर फॉर्मवर्क की बात करें तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा कि फॉर्मवर्क क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने कंक्रीट ऑपरेशंस देखे हैं ऑलरेडी। उसमें मैंने बताया आपको जो फॉर्मवर्क है उसको हम लोग एक तरह से बोलिए कि मोल्ड हो गया ना, जिसमें हम लोग कंक्रीट को ढालेंगे। तो कंक्रीट को हम लोगों को बहुत ही डिफरेंट शेप एंड साइज में ढालने के लिए, कास्ट करने के लिए फॉर्मवर्क की आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्लैब ढालना होता है तो हम लोगों को फिर वहाँ पे भी शटरिंग चाहिए नीचे में साइड, और उसके बाद साइड में भी चाहिए। बीम ढालना है तो बीम की तरह का हमको फॉर्मवर्क लगाना पड़ेगा, वुड का होगा, स्टील का होगा, या और भी एल्युमिनियम का भी हो सकता है, या और भी प्लास्टिक का हो सकता है। तो किसी भी तरह का मटेरियल यूज किया जाता है। ज़्यादातर आपने वुडन देखा होगा, जो वुडन प्लैंक्स मतलब जो लकड़ी का जो पटरा होता है ना, उस तरह का यूज किया जाता है, या स्टील का शटरिंग प्लेट टाइप उसमें लगाया जाता है, उसके ऊपर छत ढाला जाता है। तो ये तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा होगा। तो जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने किस तरह का शटरिंग देखा हुआ है, किस तरह का फॉर्मवर्क देखा हुआ है, बताइए। तो ज्यादा से हम जो देखे हैं वो ज्यादा हम लोग देखे हैं पढ़ाई का, ठीक है, पढ़ाई का ज्यादा देखने को हाँ, मिला है। प्लाई का, और यस। कहीं कहीं वो अस्सी का भी देख लेते हैं, वो जो अस्सी प्लेट जो होता है आयरन का प्लेट, हाँ, स्टील का वो भी प्लेट देखने देखा के होगा, लिए। ठीक है ठीक है। और हाँ, बाकी स्टील लोग का प्लेट, और बताइए। बांस का लकड़ी का तख्ता का सर। हाँ, लकड़ी के तख्ता का रहता है, और प्लस जो नीचे जो प्रॉप्स वगैरह होते हैं वो बांस का, जो ऐसे बोल रहे थे कि वो लोग सपोर्ट लगाते हैं नीचे से, है ना। या वो लकड़ी का ये भी हो सारे सकता है, या जो स्टील पाइप है, आयरन पाइप है, वो सब हो सकता है। तो वो सब, ये सपोर्ट। वो सारी चीजें जो देख रहे हैं वही फॉर्मवर्क है, उसी को हम लोग फॉर्मवर्क बोल रहे हैं, ठीक। तो इसी फॉर्मवर्क की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए आप समझते होंगे, क्योंकि कंक्रीटिंग ऑपरेशंस विदाउट फॉर्मवर्क हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। विदाउट फॉर्मवर्क हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को जब स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको एक हाइट देना है। ऐसा तो नहीं हमेशा हम जमीन पे काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमेशा हम जैसे पेमेंट बना रहे हैं। सिर्फ पेमेंट में क्या आसान है, पेमेंट में शटरिंग की उतनी आवश्यकता नहीं, बस साइड में हमको एक लगा देना है, एक प्लैंक्स जो है, वुडन प्लैंक्स, लकड़ी का तख्ता जो है बिछा देना है ताकि स्ट्रेट रहे एज। तो उसमें ज़्यादा फॉर्मवर्क हम लोग को नहीं जरूरत पड़ता है। लेकिन जैसे घर बनाते हैं वहाँ फॉर्मवर्क का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है ना। मतलब 20 से 30% जो पैसा उसी में लग जाता है फॉर्मवर्क को मंगवाने में। जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मान लीजिए उन्हीं को आपने वर्क दे दिया तो वो लोग अपना लगाते हैं, लेकिन उसका भी कॉस्ट मतलब पड़ता है, आपको समझिए, बिल्डिंग बनाने में। चलिए, तो नोट्स पे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं फॉर्मवर्क के बारे में। तो द फॉर्मवर्क, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। द फॉर्मवर्क इज द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए टेम्पररी मोल्ड। मोल्ड कहने का मतलब आप लोग समझते होंगे। मोल्ड का मतलब है जैसे कोई भी मोल्ड, जैसे आप ब्रिक वगैरह बनते हुए देखे हो तो उसके लिए एक मोल्ड का यूज किया जाता है। इस तरह का मोल्ड रहता है जिसमें ब्रिक भरा और उसको नीचे इसको गिराता है और निकाल लेता है मोल्ड। तो कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको मोल्ड की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये इस तरह का चीज़ है कंक्रीट कि पहले प्लेसिंग जब होता है तो ये वर्केबल होता है, फ्लूइड कंडीशन में रहता है, और उसका सेट होने के बाद ये हार्ड हो जाता है। उसके बाद आप मोल्ड को हटा सकते हैं जिसमें उसमें भरे आप। तो ये इसका तरीका ही है, ये प्रोसेस ही है कि इसमें हम लोग को एक टेम्पररी मोल्ड तैयार करना पड़ेगा। सो फॉर्मवर्क इज टर्म्ड used for the process of creating a temporary mold into which concrete is poured। पाउड मतलब कंक्रीट को ढाला जाएगा, है ना, एंड फॉर्म, और कंक्रीट उसमें पाउड किया जाएगा और बनेगा, वो हार्ड होगा। ट्रेडिशनल फॉर्मवर्क इज फैब्रिकेटेड यूजिंग टिम्बर। तो पुराने जो भी फॉर्मवर्क आपने देखे होंगे, शुरुआत में जो भी फॉर्मवर्क लोग यूज करते थे वो टिम्बर का हुआ करता था, लकड़ी का हुआ करता था, ठीक है, वुड का हुआ करता था। बट इट कैन ऑल्सो बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्टील, ग्लास फाइबर, रेडफोर्स प्लास्टिक्स एंड अदर मटेरियल, इससे भी बनाए जा सकते हैं, ठीक। चलिए, एज पर IS 456/2000, जैसा कि यहाँ कोड के हिसाब से एक लाइन लिखी है, द फॉर्मवर्क शैल बी डिजाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड सो एज टू रिमेन सफिशिएंटली रिजिड ड्यूरिंग प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। क्योंकि जो
फॉर्मवर्क आप तैयार करते हैं उस पर कौन सा ऑपरेशन आ रहा है कंक्रीट का, वो आएगा प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन एंड फिनिशिंग। समझ रहे हैं ना, हम लोग मिक्स करेंगे तो वो तो कहीं और मिक्स करेंगे, मिक्सर में यूज करेंगे, वहां से ट्रांसपोर्ट होके आ गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद प्लेसिंग जो बनता है, प्लेसिंग जो होगा वो कहाँ होगा, फॉर्मवर्क में होगा। जो फॉर्मवर्क आपने तैयार किया है, टेम्पररी मोल्ड आपने तैयार किया है, उसमें आपका प्लेसिंग होगा कंक्रीट का। अब प्लेसिंग होने के बाद उसमें कॉम्पैक्शन करना है। अब कॉम्पैक्शन करने में आप वाइब्रेशन का यूज करें, हैंड कॉम्पैक्शन करें, तो वो चीजें हैं। उसके बाद फिनिशिंग करना है। तो ये तीनों जो ऑपरेशन देखे आपने कंक्रीट के, वो कहाँ हो रहे हैं, फॉर्म वर्क में हो रहे हैं। इसीलिए फॉर्म वर्क को जो है ना थोड़ा रिजिड होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फॉर्म वर्क सही नहीं रहेगा तो आपका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, फिर तो मानिए हमने ढाला और टूट गया, फॉर्म वर्क की कमजोर निकल गया, टूट गया, तो ऐसा ऐसा केस भी हो सकता है, हो जाता है। एंड सेल बी सच एज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ स्लरी फ्रॉम द कंक्रीट। उसके बाद एक और बड़ी बात यहाँ पे ये है कि लॉस ऑफ स्लरी, स्लरी कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि सीमेंट पेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सीमेंट पेस्ट और मोर्टार जो भी कहिए जिसमें अगर सैंड भी हो, तो वो चीज लॉस ना हो, वो चीज कहीं एब्जॉर्ब ना हो जाए, लीक ना हो जाए, इसलिए उसको लीक प्रूफ की तरह बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे आप लोग शटरिंग का जब निकालते होंगे तो देखते होंगे कि जहाँ पे शटरिंग का जॉइंट रहता है वहां पे हमारा स्ट्रक्चर में देखिएगा कुछ अलग ही शेप बन जाता है, नीचे आ जाता है कुछ ना कुछ, है ना, देखे हैं ये सब चीज। हाँ ये सर थोड़ा सा हम लोग यस सर। रहता है। तो अगर मान लीजिए आप लोग पूरा प्लेन शटरिंग जैसे स्टील शटरिंग का यूज करेंगे तो स्टील शटरिंग में सब कम देखने को मिलेगा, वुड का करेंगे उसमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है, प्लस वर्कमैनशिप पे डिपेंड करता है, मतलब कितने अच्छे तरह से काम किया गया है, कितने अच्छे तरह से शटरिंग लगाया गया है, उस पर डिपेंड कर रहा है। गैप अगर रह गया तो गैप में तो आपको कंक्रीट आ जाएगा, तो आपका थोड़ा सा उस पर नीचे भी आ जाता है, तो इससे क्या होगा, लॉस हुआ हमारा ना, जो स्लरी का लॉस हुआ, कंक्रीट का लॉस हुआ। तो इस सब चीज का ध्यान रखना होगा कि इस तरह से हम लोग फॉर्म वर्क तैयार करें कि कंप्लीटली वो शेप एंड साइज में हो और रिजिड हो, ठीक है, मूव नहीं करे इधर से उधर, बिल्कुल भी एकदम स्ट्रांग होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे, स्ट्रेंथ उसका, कि वो सपोर्ट कर पाए। उसके बाद देखिए एक और लाइन लिखिए यहाँ पे कि फॉर्म वर्क अकाउंट फॉर 30 to 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन सिटू स्ट्रक्चरल कंडीशन। मतलब जो साइड पे स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं कंक्रीट का, उसका जो कॉस्ट होता है उसका 30 से 50% जो है आपको फॉर्म वर्क में भी लग जाता है। 30% से 50% का रेंज दिया है, ऐसा मत समझिए कि 50% इसी में लग जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं है। 30% से 50% का रेंज दिया है, लगभग मिनिमम आपको 30% खर्च हो ही जाएगा इसमें फॉर्म वर्क लगाने के केस, क्योंकि फॉर्म वर्क जो लगाते हैं वो तुरंत तो हटता नहीं है, उसको समय देना होता है। इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्राइकिंग पीरियड क्या है, कितने दिन बाद हटाएंगे, बीम से कब हटाएंगे, कॉलम से कब हटाएंगे, स्लैब से कब हटाएंगे, ये सब हम लोग आज देखेंगे। तो जो भी कॉस्ट है इसमें भी ज्यादा कॉस्ट जाता है फॉर्म वर्क। तो कहने का मतलब द स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज अफेक्टेड बाय द स्पीड ऑफ इरेक्शन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्म वर्क। तो जो स्पीड है कंस्ट्रक्शन का वो इस पे डिपेंड करता है कि कितना जल्दी हम लोग फॉर्म वर्क को तैयार कर लेते हैं। फॉर्म वर्क स्पीड ऑफ इरेक्शन करने का मतलब क्या होगा, कितने जल्दी हम उसको बनाएंगे, फॉर्म वर्क कैसे तैयार कर लेंगे तुरंत तुरंत तुरंत, ये लगाया वहां लगाया वहां लगाया, इस तरह से। उसके बाद स्ट्राइकिंग ऑफ फॉर्म वर्क का मतलब हुआ कितने दिन बाद उसको हटाना है, ठीक है। स्पीड ऑफ इरेक्शन मतलब कितने जल्दी उसको लगा रहे हैं, और स्ट्राइकिंग फॉर्म मतलब कितने जल्दी उसको हटा रहे हैं। तो ये दोनों टाइम पे बहुत डिपेंड करता है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन का स्पीड है कि कितना जल्दी हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो इस पे डिपेंड करता है कि फॉर्म वर्क कब लगाएंगे कब हटाएंगे। अगर ये लंबा चलेगा तो समझिए हमारा कंस्ट्रक्शन धीरे धीरे चलेगा। समझ गए बात को, बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क क्या हो सकते हैं और किस तरह के वर्क में उसको यूज कर सकते हैं। बीम में क्या यूज कर सकते हैं, स्लैब में कैसे कर सकते हैं, कॉलम्स में कैसे करेंगे, वेल फाउंडेशन में कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें कि कितने तरह के फॉर्म वर्क हो सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल, बेसिकली मटेरियल पे डिपेंड करते हुए हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 तरह के आपको लिस्ट दिख रहे होंगे। टिम्बर फॉर्म वर्क, तो समझ गए यहाँ पे टिम्बर का यूज होगा। स्टील फॉर्म वर्क, जहाँ स्टील का यूज होगा। एल्युमिनियम फॉर्म वर्क, यहाँ पे एल्युमिनियम का यूज होगा, एल्युमिनियम जो मटेरियल है उसका यूज किया जाएगा। प्लाईवुड का यूज किया जाएगा तो प्लाईवुड फॉर्म वर्क बोल देंगे। फैब्रिक फॉर्म वर्क होता है, तो अगर फैब्रिक का यूज किया जाएगा तो फैब्रिक फॉर्म वर्क बोलते हैं, ठीक है, जो फाइबर वगैरह आप समझते होंगे। प्लास्टिक फॉर्म वर्क भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल यूज्ड फॉर द फॉर्म वर्क, हमने यहाँ पे लिस्ट कर लिया 6। अब इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि टिम्बर फॉर्म वर्क में क्या होगा, कैसे होगा, राइट। चलिए, तो टिम्बर फॉर्म वर्क की बात करें तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ना,
बहुत जगह आपने देखा है, बहुत सबों ने देखा होगा लगभग। सो टिम्बर फॉर्मवर्क इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉर्मवर्क अमंग ऑल अदर्स। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो है, प्रायतः जो आप देखते हैं घरों में बनते हुए, उसमें टिम्बर फॉर्मवर्क जरूर रहता है। टिम्बर फॉर्म आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम एंशिएंट पीरियड। प्राचीन काल से यूज किया जाता है, समझिए मतलब बहुत समय से। इट इज जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल वर्क। ये जो है आपको छोटे मोटे काम के लिए ही यूज किया जाता है। रिक्वायरिंग फ्यूअर रिपीटेशंस सिंस इट्स इनिशियल कॉस्ट इज लो। इसका इनिशियल कॉस्ट कम होगा, है ना, कंपेयर टू अदर्स। जैसे स्टील की बात करें, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा, उसको खरीदने जाइएगा आप, शटरिंग वगैरह लाने जाइएगा तो महंगा पड़ता है। टिम्बर आसान कम है, कम लो इसका कॉस्ट होगा, ठीक। प्लस इसका जो रिपीटेशन पीरियड है, रिपीटेशन मतलब क्या हुआ, बार बार यूज करना होता है ना फॉर्म वर्क को, एक ही बार मतलब हम लोग नहीं, मतलब यहाँ यूज किया है फिर उसको हटा के दूसरे जगह कोई ले जाता है। जैसे जिसका भी कॉन्ट्रैक्टर का जिसका भी फॉर्म वर्क है, वो अपना आपको एक तरह से भाड़े पे देता है, यहाँ पर लीजिए लगाइए, उसके बाद फिर टाइम खत्म होता है, वो उसको निकालता है, लेके चला जाता है, फिर दूसरा जगह लगाता है, तीसरा जगह लगाता है। तो उसी का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार यूज होता है। तो जो भी आप टिम्बर फॉर्म वर्क दे रहे हैं उसको बहुत बार ज़्यादा यूज नहीं कर सकते, कुछ समय बाद वो खराब भी हो जाएगा, है ना, ये चीज़ है। लेकिन यही स्टील की बात करेंगे तो वो सब थोड़ा ज़्यादा टिकेगा, है ना, जल्दी खराब नहीं होगा। चलिए, it is better to use timber with free from loose knots, light in weight, workable with nails without splitting, and should be well seasoned। तो कहने का मतलब ये है, जो टिम्बर आप यूज कर रहे हैं उसमें नॉट्स वगैरह नहीं होते। नॉट्स वगैरह क्या होता है, जो गांठ बोलते हैं ना, आप पेड़ वगैरह में देखते होंगे कहीं कहीं गांठ रहता है, इस तरह से रहता है ना। तो मान लीजिए इस तरह का अगर हमारा गांठ बना हुआ है वुडन प्लैंक में, तो हो सकता है यहाँ वीक होगा, ये टूट सकता है यहाँ से। देखें क्या, हाँ यस सर, होते होते हैं। Yes, sir. ठीक है। यस सर। तो इस तरह का नॉट्स नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये टूटने का चांस रहेगा। लाइट इन वेट मतलब वेट उसका कम रहना चाहिए, लाइट इन वेट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है ना, फॉर्म वर्क। उसके बाद वर्केबल विथ नेल्स, मतलब जो काटी होता है ना, जो हम लोग उसमें उसको करेंगे, जब इरेक्शन करेंगे उसका, जब लगाएंगे तो काटी ठोक ठोक के उसको हम लोग फिक्स करते रहते हैं। तो उससे उसके लिए वर्केबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि काटी आपने ठोका और वो स्प्लिट कर गया, टूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और शुड बी वेल सीजन। और वेल सीजन का मतलब क्या होता है कि जब हम लकड़ी वगैरह काटते हैं, ठीक है, जब लकड़ी निकल के आता है तो इनिशियली उसमें क्या रहता है, जो सैप वगैरह रहता है अंदर में, जो लिक्विड मॉइस्चर, उसको सूखने देना होता है, तो उसको अच्छे से सीजनिंग करना पड़ता है। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे ट्री के बारे में। तो उसके बाद ये वेल सीजन हो जाए, मतलब कुछ समय के बाद ये स्ट्रांग हो जाता है, वो तब उसको यूज करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कच्चा लकड़ी का ही यूज कर ले, ये नहीं करना चाहिए। दिस फॉर्मवर्क कैन बी रीयूज फॉर 10 to 20 टाइम्स। तो 10 से 12 बार तक इसका यूज कर सकते हैं। और यही अगर स्टील फॉर्मवर्क की बात करें तो इससे भी ज़्यादा उसको यूज कर सकते हैं। चलिए उसकी बात करेंगे। ओके, सो स्टील फॉर्मवर्क की अगर हम लोग बात करें तो यूजिंग स्टील इन फॉर्मवर्क इंक्रीजेज द इनिशियल कॉस्ट। पहली बात, इनिशियल कॉस्ट बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, आपको पता है। बट इन द लॉन्ग रन इट प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकल। शुरू में पैसा ज़्यादा लग जाएगा आपका, है ना, स्टील फॉर्मवर्क खरीदने में। जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते जो रखते हैं इसको, तो शुरू में उसको कॉस्ट ज़्यादा लगा होगा पैसा, लेकिन ये इकोनॉमिकल हो जाता है लंबे समय तक। जब लंबे समय तक इसको यूज किया जाएगा, बार बार यूज किया जाएगा, तो ये इकोनॉमिकल बन जाता है, उतना उसको पैसा वापस हो जाता है और ज़्यादा ही उससे वो कमाता है। एज इट कैन बी रीयूज मोर टाइम्स, नॉर्मली 10 टाइम्स मोर देन टिम्बर फॉर्मवर्क। मतलब टिम्बर फॉर्मवर्क में जो आपने देखा उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं। द फर्दर फिनिशिंग ट्रीटमेंट इज लेस आफ्टर यूजिंग स्टील शटरिंग बिकॉज इट गिव्स एक्सीलेंट एक्सपोज कंक्रीट सरफेस। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जब हम लोग इस तरह की शटरिंग का यूज करेंगे तो आपका जो सरफेस है वो फिनिश्ड मिलेगा, एकदम स्मूथ सरफेस मिलेगा। लेकिन जहाँ वुड का यूज करेंगे वहाँ पे रफ सरफेस मिलेगा। तो जहाँ रफ सरफेस मिलेगा वहाँ पे हमको जो उसको प्लेन करवाने में, प्लास्टर करवाने में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। लेकिन जब स्टील शटरिंग करेंगे तो ऑलरेडी वो प्लेन रहता है ना, तो वहाँ पे नॉर्मली एक थिन लेयर भी लग जाएगा प्लास्टर का, तो काम चल जाएगा। तो उस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद एज स्टील हैज नो एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। एक और इम्पोर्टेंट बात, स्टील के पास एबिलिटी नहीं है कि वाटर को एब्जॉर्ब करेगा कंक्रीट से।
Hence there are negligible chances of formation of honeycomb surface. लेकिन वुडन के केस में honeycomb surface बन सकता है, मतलब यहाँ पे वुड लगा हुआ है तो यहाँ से पानी खींच सकता है ना, यहाँ से पानी जो है कंक्रीट का खींच सकता है। तो ये लेयर जो है कंक्रीट का हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, जहाँ पे आपको छोटा छोटा होल्स वगैरह दिखे, हनीकॉम्बिंग दिख जाए। हनीकॉम्ब मतलब समझ, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, देखे ना, उस तरह का एक, सर उसी तरह। हाँ उस तरह का चीज बन जाए तो इस तरह का हो सकता है, अगर वुड वगैरह में पानी बहुत ज्यादा सोख ले, अगर ऑब्जर्व कर लेता है तो। इट इज इजी टू डिसमेंटल एंड possesses more strength and durability compared to others. इसको जो डिसमेंटल करना मतलब हटाना बहुत आसान है। अब जैसे टिम्बर में क्या करते हैं, उसको ठोक ठोक के हम उसको लगाते हैं। अब उसका जो है नेल्स को निकालिए, बार बार काटी जो होता है उसको खोलना पड़ता है, सब काटी को निकाल के तब जाके उस पटरा को निकालना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा डिसमेंटल करना, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल है ना, लेबर इंटेंसिव है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। लेकिन इसको डिसमेंटल करना काफ़ी इजी है, क्योंकि इसको कस सकते हैं, ठीक है, आराम से खोल सकते हैं, और ये बहुत ही आसान हो जाता है इस केस में। तो स्टील फॉर्मवर्क जो है काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं प्लाईवुड फॉर्मवर्क, इसका भी यूज होता है। तो प्लाईवुड फॉर्मवर्क की बात करेंगे तो इट इज वन ऑफ रीमोल्डेड टिम्बर रेजिन bonded plywood sheets are attached to timber frames to make up panels of the required size, right? plywood ही है ये। उसके बाद it is a strong, flexible and easy to handle, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब किसी भी शेप में आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद इसको हैंडल करना भी आसान है। इट्स लाइफ इज टू शॉर्ट कंपेयर टू अदर मटेरियल, बट इसका लाइफ जो है कम होता है। प्लाईवुड फॉर्मवर्क इज गेनिंग पॉपुलरिटी गिवन दैट इट प्रेजेंट ए स्मूथ सरफेस। ये बात है जरूर है कि जो प्लाईवुड का फॉर्मवर्क है उससे आपका जो सरफेस मिलेगा स्मूथ मिलेगा, जैसे स्टील में मिलता है। लेकिन जो वुड का है, टिम्बर का है, उसमें और प्लाई में दोनों में डिफरेंट है ना। इसका प्लाईवुड का क्या सरफेस होता है, पूरा स्मूथ रहता है, चिकना रहता है। तो उसमें कंक्रीट आएगा तो आपका स्मूथ सरफेस मिलेगा, राइट। दैट रिक्वायर्स नो फर्दर फिनिशिंग ट्रीटमेंट, और उसमें फिनिशिंग नहीं भी करेंगे तो चलता है, लेकिन करा तो जाता ही है, आप जानते होंगे। एंड कैन ऑल्सो बी रीयूज नॉर्मली 20 to 25 टाइम। तो टिम्बर से तो अच्छा है ना। प्लाईवुड कैन बी यूज टू कवर अप द लार्ज एरिया सो दैट it largely reduce the labor cost of fixing and dismantling of formwork। तो प्लाईवुड क्या है, ये बड़ा भी हो सकता है, डिफरेंट साइज का हो सकता है, ठीक है। तो एक बार में एक छोटा यूनिट भी अच्छा खासा एरिया को कवर कर लेगा, और नीचे हम लोग जो प्रॉप्स लगा देंगे, बांस और जो स्टील पाइप लगा के, तो ये कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं प्लाईवुड का केस। प्लाईवुड भी आप अच्छा देखें कि है आपको टिम्बर से, ठीक है, इसका भी यूज होता है। एक और आता है जो एल्युमिनियम फॉर्मवर्क, ये शायद आपने देखा हो या नहीं भी देखा हो। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क का भी यूज किया जाता है। एज वी नो द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज वेरी लेस, राइट, कंपेयर टू स्टील, एंड दैट मेक्स इट लाइट वेटेड देन स्टील। तो कभी कभी क्या होता है कि बिल्डिंग जो है हमेशा एक फ्लोर का बिल्डिंग तो नहीं बनता है, अलग अलग फ्लोर का बिल्डिंग बनता है। तो जो फॉर्मवर्क है उसका भी वजन जो है नीचे वाले फॉर्मवर्क पे आएगा कि नहीं, बोलिए। जैसे घर बनाते हैं, मानिए आपने एक फ्लोर बना लिया, ठीक है, अब इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि एक बना लिया उसके बाद बहुत समय के बाद हम फिर ऊपर कंस्ट्रक्शन करेंगे, लगातार तो चलता ही रहता है। तो हमें लाइट वेट फॉर्मवर्क की भी आवश्यकता है, समझिए बात को। लाइट वेट, जो लाइट वेट मतलब जो हल्का वजन का हो, हल्का जो फॉर्मवर्क हो, उसका यूज करना हमको पड़ता है, क्योंकि लोड जो है इस पे ज्यादा नहीं आना चाहिए इनिशियली। आपने देखा हो क्रिप, आपने पढ़ा है, क्रिप में क्या होता था कि जैसे अर्ली लोडिंग हम लोग करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, और वो डिफ्लेक्शन लंबे समय तक रह जाता है, और फिर वो आगे जाके और डेंजरस हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए जो फॉर्मवर्क है, मान लीजिए जहाँ पे आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट होगा, लाइट वेट का फॉर्मवर्क चाहिए, तो एल्युमिनियम एक अच्छा ऑप्शन है। दिस इज द मेन एडवांटेज व्हेन कंपेयर टू स्टील। ये इसका मेन एडवांटेज है क्योंकि ये लाइट वेट होता है। एल्युमिनियम फॉर्मवर्क इज ऑलमोस्ट द सेम एज द फॉर्मवर्क मेड फ्रॉम द स्टील, उसी की तरह रहता है। शटरिंग डाउन विद एल्युमिनियम फॉर्म इज प्रूवन इकोनॉमिकल
इफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूजेज आर मेड इन कंस्ट्रक्शन, और इसको बहुत बार रिपीट कर सकते हैं, मोर देन स्टील भी आप यूज कर सकते हैं इसको रिपीट करके। इट्स मेजर ड्रॉबैक इज दैट नो अल्टरेशन पॉसिबल वंस द फॉर्मवर्क इज कंस्ट्रक्टेड। इसका मेजर जो ड्रॉबैक है, जिसका लिमिटेशन बोल सकते हैं, कि इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर एक बार फॉर्मवर्क लगा दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसके बाद अल्टरेशन करने में बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो एक ये है कि इसका जो डेंसिटी बहुत कम होता है, इसलिए इसका वेट जो है वो लाइट वेट होता है, और दैट्स द मेन बेनिफिट फ्रॉम एल्युमिनियम फॉर्मवर्क। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद और बात करें तो प्लास्टिक फॉर्मवर्क भी हो सकता है। प्लास्टिक फॉर्मवर्क्स आर लाइटली वेटेड, राइट, इंटरलॉकिंग सिस्टम्स एंड कैन बी यूज्ड मोर देन 100 टाइम्स। प्लास्टिक फॉर्मवर्क्स की बात करें, इट कैन बी यूज्ड फॉर नॉर्मल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। This types of formwork is now becoming popular for similar shapes and large housing schemes, right? तो प्लास्टिक फॉर्मवर्क का भी यूज किया जाता है। तो ये सब तो हम लोगों को देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। क्या आप लोग देखे हैं कहीं? यस सर। नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, नहीं यस देखे। सर। तो ये सब चीज़ ठीक है, मतलब होता होगा ही। हम लोग तो नॉर्मली नहीं देखते हैं आसपास में, जहाँ हम लोग रहते हैं जिस परिवेश में, वहाँ पे ये सब नहीं देखा जाता है। यहाँ पे ज़्यादातर स्टील देखते हैं हम लोग, एल्युमिनियम भी आप देख पाएंगे, प्लाईवुड देखते हैं, टिम्बर देखते हैं, है ना, ये सब देखते हैं। चलिए, प्लास्टिक फॉर्म का भी यूज आपने देखा हो। तो प्लास्टिक फॉर्म्स का भी यूज होता है, जैसे कुछ चीज़ें हैं कंक्रीट के, मतलब सिमिलर साइजेस के चीज़ें बनाने में, जैसे प्रीकास्ट यूनिट वगैरह भी तो हम लोग बनाते हैं, है ना, वहाँ पे भी फॉर्म वर्क, मोल्ड और ये सब चाहिए होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल हम लोग फॉर्म वर्क को अलग अलग कर रहे हैं, राइट। अब एक आता है कि फैब्रिक फॉर्म वर्क क्या है। तो फैब्रिक फॉर्म वर्क की बात करें तो with the advancement and new technology trends in building planning and designing, the construction of complex shape structural member is increased। अब होता क्या है कि हर बार हमको ऐसा तो नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगुलर ही शेप मिलेगा, कोई भी मेंबर का इस तरह का सरफेस मिलेगा। हो सकता है अलग अलग डिजाइन में हमको करना होगा। इस तरह के लिए कहाँ से फॉर्म वर्क लाएंगे बताइए? बहुत कुछ अलग तरह का शेप चाहिए, इसके लिए हम लोग फॉर्म वर्क कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ क्या है, हम लोग अगर करेंगे तो हम लोग एक रफली चीज़ें करेंगे। तो हम लोग होता है ना, जैसे आर्क वगैरह बनता है, आपने देखा ही बनता हुआ देखा है आर्क वगैरह। यस सर। यस सर। तो वहाँ पे किस तरह का फॉर्म वर्क लगाया हुआ देखें? सीधा सर हॉरिजॉन्टल लगा जाता है, उसके बाद ईंट उस पर डाला जाता है, हाँ, उस टाइप से बिल्कुल बने। सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या करता है वो लोग, ईंट से ईंट लगा के और बाद में ईंट को खोल लेता है ना, यही ना होता है। यहाँ ईंट भर दिया, नीचे में सपोर्ट लगा दिया, सटिंग लगा दिया, और फिर बाद में उसको खोल लिया जाता है। तो इस तरह का शेप, इस तरह से हम लोग अचीव करते हैं, ईंट वगैरह का यूज करके इससे करते हैं। बट फैब्रिक फॉर्मवर्क का ये फायदा होता है कि इससे क्या है, हम लोग किसी भी शेप में जो फैब्रिक है उसको हम लोग शेप में ला सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो यही जो कॉम्प्लेक्स शेप स्ट्रक्चर, जो भी कॉम्प्लेक्स है मतलब जिसका फॉर्मवर्क बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, उस तरह के फॉर्मवर्क को तैयार करने के लिए हम फैब्रिक फॉर्मवर्क का यूज कर सकते हैं। टू सेटिस्फाई दिस नीड, द फैब्रिक फॉर्मवर्क इज इंट्रोड्यूस विच मेड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, इसका फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी शेप में हम इसको तैयार कर सकते हैं। मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस कंक्रीट इन एनी शेप, किसी भी आकार का कंक्रीट का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ फैब्रिक फॉर्मवर्क मेक इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस कंक्रीट मेंबर्स ऑफ एनी शेप। तो यही बात है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ यस सर। इसके बारे में आप लोग और जाके पढ़ेंगे, फैब्रिक फॉर्मवर्क के बारे में आपको दिखिएगा, तो आपको दिखेगा कि फैब्रिक फॉर्मवर्क किस तरह का है, नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्मवर्क वगैरह कैसे लगाते होंगे हम लोग। तो ये जो देख पा रहे होंगे, ये देखिए स्लैब और बीम में जो शटरिंग लगाया हुआ है, देख रहे हैं? ये देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है? फॉर्मवर्क है, ये वाला पार्ट, इसी को स्लैब फॉर्म्स बोल रहे हैं। तो हो सकता है ये शटरिंग हो, स्टील का हो सकता है, वुड का हो सकता है, तो ये सब हो सकता है, राइट। उसके बाद इसको सपोर्ट करने के लिए, जैसे ये बीम है, यहाँ पे बीम है ना, ये वाला पार्ट, और इसको स्लैब बोलते हैं। जो छत वगैरह ढालते हैं तो ये चीज़ इस तरह का बनता है ना। नीचे देखिए यहाँ ब्रेसिंग वगैरह किया जाता है, यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक प्लेट ऐसे लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ बैटन जिसको बोल रहे हैं, उसके नीचे इस तरह से हम लोग ब्रेसिंग लगाते हैं। वुड का हो सकता है या स्टील का, कोई भी तरह का
उसके बाद इसको नीचे से सपोर्ट देते हैं, जो ये देख रहे हैं, इसको वर्टिकल पोस्ट और प्रॉप्स बोल रहे हैं, इसी को प्रॉप्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉप्स, राइट। और ये चीजें एक तरह से सॉफिट भी बोला जा सकता है, इसको सॉफिट, जिसको अंडरलाइन जिस नीचे में रहता है ना इसके स्लैब के, जिस पे आएगा वो, उसको सॉफिट भी बोल सकते हैं, और ये बैटन्स भी बोला जाता है, राइट। ये सब चीजें, तो ये सब शटरिंग लगाते हैं, और ऊपर से हम लोग पूरा उसको फिक्स कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं, तब जाके ये ढालते हैं। ठीक है, पहले ये तैयार कर लेते हैं, पूरा हार्ड हो जाता है, उसके बाद इसको करते हैं। और ब्रेसिंग की बात कर रहे हैं, तो ब्रेसिंग करने का मतलब इंक्लाइंड ब्रेसिंग, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग, है ना, इस तरह से बीच बीच में हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये जो है, इस तरह से आप स्लैब बनाएंगे, बीम बनाएंगे, तो इस तरह से हम लोग जो फॉर्म वर्क है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर नीचे भी सपोर्ट, नीचे भी हम लोग सोल देते हैं, सोल प्लेट लगाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। तो आपने देखा होगा, हम लोग गांव घर में जो देखते हैं, ईंट वगैरह लगा देते हैं ना, देखे, नीचे ईंट रख देता है, उसके नीचे प्लेट तख्ता रख देता है, या कोई सीट रख देता है, तो यस सर, उसको हाँ, तो इस तरह की चीजें हैं। घर लाने के लिए वैसे करते हैं। हाँ, तो ये सब आप देखे हो, ये छत बनाने का काम है, छत बनाते हैं ना, उस समय इस तरह से हम लोग शटरिंग लगाते हैं। ये एक छोटा सा पिक्चर, आप छोटा सा पोर्शन का दिया हुआ है, तो इस तरह का फिगर आप लोग बना के देख सकते हैं। इसको बना भी लीजिएगा एक अच्छे से पेज में, और रखिएगा, ताकि आपको देखने में इसका जो कंपोनेंट समझने में आसान हो जाएगा। हाँ, ये क्या है, ये क्या है, क्योंकि नाम जो भी यहाँ दिया हुआ है, इस नाम का यूज तो हम लोग कहीं करते नहीं, है ना। नॉर्मल प्रैक्टिस में इतना नाम हम लोग जानते भी नहीं है, क्या बोलते हैं आप, है ना। यस सर, हम लोग तो यही जानते हैं कि चलो हाँ, ये बांस का बल्ली है, ये पाइप है स्टील का, आयरन का, शटरिंग है, लगा दो, लगा दिया, फिक्स कर दिया। और फिक्स करना हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग ये नाम अलग अलग, जैसे यहाँ देखिए, बैटन्स, ज्वाइस्ट बोल रहे हैं, वर्टिकल पोस्ट, प्रॉप्स, ये सब नाम कहीं लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। बट ये टेक्निकल टर्म्स हैं, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में ये टर्म्स आपको आने चाहिए, तो एटलीस्ट इसको आप बना लेंगे फिगर, और देखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, इसके बाद अगर ये तो बीम स्लैब में ऐसा करेंगे, कॉलम में कैसे करेंगे, तो ये देखिए कॉलम का है। तो कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से जो भी वुडन होगा या जो भी प्लैंक्स लगाना है लगाएंगे, उसके बाद चारों तरफ इसको फिक्स कर देंगे, ऐसे करेंगे। देख रहे हैं, पूरा एकदम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर, जो शेप का हमारा कंक्रीट का कॉलम बनने वाला है, उस तरह का शेप में ढालेंगे, बना लेंगे इसको फॉर्म वर्क को, और फिर ऊपर से कंक्रीट का ढलाई करेंगे। यहाँ पे स्टील बार्स वगैरह लगाते हैं, वो भी आप लोग जानते हैं, है ना। चलिए, इसी के बीच में हम लोग फिक्स करते हैं ना स्टील बार, इस तरह से चूड़ी लगा के, चूड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, यस सर, यस सर। हाँ, तो उसको स्टीरअप, उसको स्टीरअप, उसको स्टेरअप, हाँ, रिंग बोलते हैं, स्टेरअप उसको बोला जाता है। स्टीरअप बोला जाता है उसको, ठीक है, स्टीरअप वगैरह बोला जाता है। उस तरह से हम लोग लगा के इसमें फिक्स कर लेते हैं, और उसी को हम लोग यूज कर लेते हैं, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम लोग फॉर्म वर्क तैयार करेंगे, और इसमें भी अलग अलग नाम देख सकते हैं, जिसको यॉक बोल रहे हैं, तो ये साइड है, इसको यॉक बोल रहे हैं, इसको हम लोग साइड प्लैंक्स बोल रहे हैं। यहाँ पे नट लगाएंगे, बोल्ट लगाएंगे, तो वो सब चीज़ें हैं, या नेल्स लगाएंगे, कांटी लगाएंगे ना। चलिए, ये हो गया, आपको स्क्वायर कॉलम का फॉर्म वर्क दिख रहा है। यहाँ देखिए, जो फॉर्म वर्क, अगर फॉर्म वर्क या शटरिंग जो वेल फाउंडेशन में लगाते हैं, वेल फाउंडेशन वगैरह हम कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे हम लोग को जो पिलर बनाया जाता है ना, ब्रिज का पिलर, देखे होंगे, बहुत बड़ा बड़ा ब्रिज का जो पिलर होता है, एकदम डीप फाउंडेशन नीचे तक जाता है, उसको हम लोग वेल फाउंडेशन बोलते हैं। ये डीप फाउंडेशन का एक टाइप हो गया। तो वहाँ पे भी शटरिंग करते हैं, तो बाहर से शटरिंग लगाएंगे, और अंदर से भी शटरिंग लगाएंगे, देख रहे हैं, और कितने अच्छे से ब्रेसिंग करने के बाद, स्टील बार्स लगाने के बाद, तब जाके इसमें ढलाई होता है। तो इसमें हम लोग को किस तरह का मिक्स चाहिए, किस तरह की वर्किबिलिटी का मिक्स चाहिए, बताइए। हाई वर्किबिलिटी सर, हाई वर्किबिलिटी का मिक्स हम लोगों को वहाँ पे चाहिए, तभी जाके कंस्ट्रक्शन हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका शटरिंग वेल फाउंडेशन वगैरह में होता है। तो ये सब चीजें आप लोग देखेंगे, और भी तरह की चीजें हैं, आप लोग जरूर देखें। चलिए, अब बात कर लें कि मटेरियल यूज फॉर फॉर्म वर्क। तो अभी तक तो हम लोग वही बात कर रहे थे, क्या मटेरियल यूज किया जा सकता है। तो देख लिया आपने, टिम्बर देख लिया, स्टील देख लिया, प्लाईवुड देख लिया, फाइबर देख लिया, फैब्रिक बोल रहे थे, प्लास्टिक देख लिया। तो ये सब मटेरियल है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद और अगर बात की जाए कि जो स्टील फॉर्म वर्क से है, कहाँ यूज करेंगे, वेयर लार्ज नंबर ऑफ रीयूज ऑफ द सेम फॉर्म वर्क नेसेसरी। ठीक है, तो स्टील फॉर्म वर्क का यूज वहाँ होगा जहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा यूज करना है, उसका हो गया, वो हो गया। बहुत लोगों के पास स्टील फॉर्म वर्क है, यहाँ आसपास में जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे छोटे मोटे या बड़े से बड़े, सबके पास स्टील फॉर्म वर्क और ये सब रहता है।
फॉर स्मॉल वर्क टिम्बर फॉर्म वर्क प्रूव्स यूजफुल, और छोटे मोटे काम के लिए टिम्बर जो फॉर्म वर्क है वो अच्छा इकोनॉमिकल भी हो जाता है, वो भी कभी कभी, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट कम लगता है ना, और छोटा मोटा काम कराना है तो वो भी फायदेमंद रहता ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। फाइबर ग्लास मेड ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट एंड एल्युमिनियम आर आल्सो यूज्ड इन कास्ट सिटू इंस्ट्रक्शन सच एज स्लैब्स और मेंबर इन्वॉल्विंग कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस वगैरह तैयार करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा ये सब यूज करना पड़ेगा, जो प्रीकास्ट जो मेंबर होते हैं उसका यूज कर लेना होगा। ठीक है, फाइबर का यूज कर सकते हैं, फैब्रिक फॉर्मर का यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हैं, ये सब मटेरियल यूज करेंगे, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है अच्छे फॉर्म वर्क की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो क्या रिक्वायरमेंट है अच्छे फॉर्म वर्क की, तो अच्छे फॉर्म वर्क किसको बोलेंगे या उसके लिए क्या चाहिए। सो ए गुड फॉर्म वर्क शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। पहला, द मटेरियल ऑफ फॉर्म वर्क शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए, एंड इट शुड बी सुटेबल फॉर यूज सेवरल टाइम्स, और बार बार यूज करने के लिए ये सुटेबल होना चाहिए। ठीक, पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा, द फॉर्म शुड बी प्रैक्टिकली वाटर प्रूफ, एकदम वाटर प्रूफ होना चाहिए, पानी वानी वो एब्जॉर्ब ना करे, सो दैट इट डज नॉट लीक एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कंक्रीट, और ना तो ये लीक करे पानी को, कहीं से पानी लीक हो जाए, मतलब हमारे कंक्रीट का वाटर निकल कहीं चला जाए, ऐसा भी ना हो, एब्जॉर्ब भी ना करे। एंड ऑल्सो इट्स श्रिंकेज और स्वेलिंग शुड बी मिनिमल, और श्रिंकेज और स्वेलिंग भी नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, फॉर्म वर्क का। उसके बाद इट शुड इजिली कैरी द लोड ऑफ कंक्रीट, और जो कंक्रीट का लोड आएगा, डेड लोड, उसको उसको जो है आप वो अच्छे से बियर कर पाए। एंड लाइव लोड ऑफ पॉरिंग, वाइब्रेशन, कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग, और जैसा कि जब फॉर्म वर्क लगाते हैं तो ढालते हैं, तो वहां पे ढालने के लिए ऊपर में तो मिस्त्री रहते हैं, लेबर्स रहते हैं, है ना, एज ए इंजीनियर आप रहिएगा ऊपर, तो आपका भी लोड जो है वो सह पाए, आपका फॉर्म वर्क इतना वो स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, और उस पर वाइब्रेशन करते हैं, उस पर कॉम्पैक्शन करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, तो ये सबका लोड उसको जो है सहना है, इतना कैरी कर सके, इस तरह का हम लोग फॉर्म वर्क तैयार करेंगे। इट शुड हैव इनफ स्टिफनेस एंड रिजिडिटी सो दैट डिफ्लेक्शन इज मिनिमम, और अगर रिजिड होगा तो डिफ्लेक्शन बहुत कम आएगा, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो ये रिजिडिटी जो है इसका कम होना चाहिए, सॉरी अच्छा होना चाहिए, इनफ होना चाहिए कि आपका डिफ्लेक्शन बहुत कम हो, बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं आए। राइट, चलिए, एज पॉसिबल इट शुड बी लाइट इन वेट, स्मूथ, जितना पॉसिबल हो सके ये कम वजन का होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। इट शुड नॉट लीव स्टेन मार्क ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट व्हाइल रिलीज, कोई दाग धब्बा जो है हमारे कंक्रीट के सरफेस पे नहीं आए जब इसको हम हटाएं, ये भी आपका होना चाहिए एक अच्छे फॉर्म वर्क की रिक्वायरमेंट में। तो उसके बाद द एक्यूरेसी ऑफ डायमेंशन शैल बी स्पेसिफाइड इन IS 456-2000, जैसा कि उसमें स्पेसिफाई किया उस तरह से एक्यूरेसी भी होना चाहिए। एंड शुड बी मेंटेन विद इन स्पेसिफाइड डायमेंशन टॉलरेंस, मतलब जब भी आप मान लीजिए एक तैयार करेंगे, मान लीजिए कॉलम है और 200 mm स्क्वायर का है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 200 mm स्क्वायर ही इंटरनल डायमेंशन हमारे फॉर्म वर्क का भी हो, क्योंकि बाहर से और इसको लगाइएगा ही, थोड़ा थिकनेस रहेगा ना, तो अंदर का डायमेंशन आपको ध्यान रखना है कि ये 200 ही हो। ठीक है, इतना आपको टॉलरेंस वगैरह भी रखना हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि शेप एंड साइज जो है वो सही से रखना है। तो ये सब रिक्वायरमेंट है, इस तरह से आप लोग लिख देंगे। समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। अब एक हम लोग और बहुत अच्छी बात करने जा रहे हैं, जो कि जिसपे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा, आप देखिएगा। वो है स्ट्रिपिंग टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन है। आप भी सोचते होंगे, हम लोग भी सोचते हैं कि कब हटाएंगे, अब हम लोग फॉर्म वर्क लगा दिए, इसको कब हटाएंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन आता है लोगों को। ठीक, अब हम कॉलम बना रहे हैं, वॉल्स बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, अब इसको हम लोग कब हटाएंगे, राइट। तो इसके लिए ये टेबल जो है एज पर द कोड, एज पर IS 456-2000, इस कोड में दिया हुआ है, इसको 2000 कर लेना है यहाँ पे। तो इस कोड में दिया हुआ है, अगर इसके हिसाब से चले तो ये क्या कहता है उसको देख लेते हैं कि कब फॉर्म वर्क को हटाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कोड कहता है
इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस when minimum ambient temperature does not fall below 50 डिग्री सेंटीग्रेड। एम्बियंट टेम्परेचर मतलब जो वातावरण का तापमान है, मिनिमम एम्बियंट टेम्परेचर है वो 15 से नीचे नहीं जाता होगा। मतलब ऐसा केस जहाँ पे 15 से नीचे कभी भी मिनिमम टेम्परेचर नहीं जाता होगा। जैसे हम लोग के यहाँ की बात करें, हम लोग के यहाँ 15 से नीचे जो है, अब ठंड आएगा, बहुत ठंड होगा, बहुत ज़्यादा ठंड होगा तो चलिए थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग यहाँ उतना नीचे नहीं जाता है क्या। यही अगर हम लोग ठंडे जगह पे चले जाएं तो वहाँ पे तो बहुत कम ही रहता है। सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जहाँ पे आपको बिलो 15 नहीं जाता है, एंड वेन वेयर ओपीसी इज यूज्ड, और जहाँ पे ओपीसी यूज किया जाता है, ठीक है, एंड एडुकेट क्यूरिंग इज डन, और जहाँ क्यूरिंग भी किया जा रहा है, सफिशिएंट क्यूरिंग किया जा रहा है जितना होना चाहिए, फॉलोइंग स्ट्राइकिंग और स्ट्रिपिंग पीरियड कैन बी कंसीडर्ड। तो स्ट्राइकिंग स्ट्रिपिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि हटाने का समय, इसका सीधा मीनिंग हटाने का समय, फॉर्मवर्क को रिमूव करने का टाइम, वही ड्यूरेशन बता रहा है ये स्ट्राइकिंग और स्ट्रिपिंग पीरियड। तो कहने मतलब जैसे ओपीसी यूज कर रहे हैं, अच्छे से क्यूरिंग कर रहे हैं, उस केस का एक कोड ने बता दिया। लेकिन और भी तरह के हम लोग जो सीमेंट यूज करेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट टू ओपीसी, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ तो हमको ओपीसी की तरह चाहिए, 33 एमपीए चाहिए, 43 एमपीए चाहिए, 53 एमपीए चाहिए, डिपेंडिंग ऑन ग्रेड्स, है ना। तो जो भी हम लोग सीमेंट यूज करेंगे उसके हिसाब से नॉर्मली आप ये टेबल सुटेबल है, अब बहुत हद तक सुटेबल रहता है। इस टेबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो काम हमारा चल जाएगा, क्योंकि हम लोग पीपीसी यूज कर रहे हैं, तो पीपीसी क्या है, इक्विवेलेंट टू 33 ग्रेड ओपीसी, है कि नहीं। याद है आप लोगों को ये चीज, बोलिए। यस सर। हाँ, तो यही सब बातें, यस सर। यही चीज है। तो इस टेबल का हम लोग यूज करेंगे उस केस में। तो इस टेबल में देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला चीज लिखा है वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम्स, वॉल्स एंड बीम्स, ठीक है। जो दीवार होता है, जो कॉलम होता है और बीम, उसमें जो वर्टिकल फॉर्मवर्क होता है, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी। जो वर्टिकल फॉर्मवर्क का मतलब क्या हुआ मुझे बताइए जरा, बोलिए। जैसे ये है जो खड़ा हुआ, जो हाँ, कॉलम में लगा सर, ये वाला, कॉलम का कॉलम सर, हाँ, तो ये वाला जो कॉलम फॉर्मवर्क, सर। ये वाला जो फॉर्मवर्क है साइड वाला, है ना, इसको हम कब हटा सकते हैं, मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क। मिनिमम पीरियड जो है जब हम इसको रिमूव कर सकते हैं वो है 16 से 24 घंटा, मतलब एक दिन आप दे दीजिए, एक दिन के बाद हम लोग साइड वाला हटा सकते हैं, ठीक है। एक दिन के बाद जो साइड वाला होता है उसको हम लोग हटा सकते हैं, राइट। लेकिन जो अलग हम लोग स्लैब्स की बात कर ले, उस केस में ये चीज नहीं, उस केस में ये अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉलम की बात कर रहे हैं, वॉल की बात करें और बीम्स की बात करें, तो जहां बीम वगैरह होगा उसका साइड का आप हटा सकते हैं एक दिन में, 16 से लेके 24 घंटा, मतलब एक दिन, लगभग एक दिन में उसको हम हटा सकते हैं, जो वर्टिकल फॉर्मवर्क होता है। अब बात आती है बी, देखिए, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स। सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, सॉफिट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये मान लीजिए स्लैब है, ठीक, और इसके नीचे यहाँ पे फॉर्मवर्क लगा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे, राइट, और नीचे सपोर्ट प्रॉप्स से इसको सपोर्ट किया हुआ है, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। लेकिन कब हटाएंगे, 3 दिन पे, 3 दिन पे इसको हटाएंगे, 3 डेज हो जाएगा, क्यूरिंग करेंगे रोज, 3 डेज के बाद हम इसको हटा सकते हैं। लेकिन props to be refixed immediately after removal of फॉर्मवर्क। लेकिन ये जो props है, ये जो props आप देख रहे हैं, इसको जैसे ही हटाएंगे, इसको निकालेंगे, फिर इसको लगा देंगे, props को लगा देंगे। यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, लेकिन ये props जरूर लगाएंगे। समझ में आया, ये कंक्रीट है, यस सर। मतलब आप ये शटरिंग हटा सकते हैं, जो यहाँ शटरिंग यूज करते हैं स्टील का, वुड का, वो 3 दिन बाद हम लोग स्लैब से हटा सकते हैं। लेकिन आपको एक प्रॉप्स नहीं हटाना है। अब इसको हटाने का रीजन क्या हो सकता है, जरा कोई बताइए, जरा सोचिए तो, इसको हम क्यों हटा रहे हैं।
ताकि सर अंदर में सर अच्छा से मॉइस्चर भी अंदर। यस, वेरी मॉइस्चर गुड, सर वेरी गुड। तो स्ट्रेंथ ज्यादा इसको हटाने का सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग को वाटर पहुंचाना है वहां तक ताकि क्यूरिंग हो जाए, है ना। मतलब एक समय तक एक सरफेस ऊपर में तो आप पानी पहुंच जाएगा, लेकिन शटरिंग लगा ही रहेगा बहुत दिनों तक, तो हम लोग को नीचे का क्यूरिंग करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्लैब वगैरह में इसको हम हटा सकते हैं। स्लैब के केस में सिर्फ हम यहाँ स्लैब की बात कर रहे हैं बी में। तो स्लैब का जो सॉफिट फॉर्मवर्क होता है उसको 3 दिनों के बाद हटाया जा सकता है, बशर्ते वहां पे प्रॉप्स जो है आपको रिफिक्स करना है तुरंत उसको हटाने के बाद। ऐसा नहीं कि हटा के बस कुछ नहीं लगा, ऐसा नहीं। समझ गए? बोलिए। यस सर, यस सर। चलिए Yes, अब sir. बात आती है तीसरी बात, सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम। अब मान लीजिए जो बीम है, बीम जो ढला हुआ है, ठीक, यहाँ जो बीम ढला हुआ है, यहाँ कंक्रीट का बीम ढला हुआ है, ये सर, तो इसके नीचे भी तो फॉर्मवर्क लगेगा। तो बताइए, इसके नीचे भी यहाँ पे फॉर्मवर्क होगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे सपोर्ट होगा। वर्टिकल तो मानिए आप एक दिन में हटा दीजिएगा, ये वाला तो हट सकता है। नीचे वाला जो है, ठीक है, नीचे वाला ये जो है, इस सॉफिट फॉर्मवर्क को हम लोग कब हटाएंगे बोलिए? जब ये बीम में होगा तो 7 दिन के बाद। 7 दिन के बाद सर। ठीक है। तो ये जो सॉफिट फॉर्मवर्क आप देख रहे हैं, इसको हम लोग 7 डे के बाद हटा देंगे। इसको हम लोग 7 डे के बाद हटाएंगे, बशर्ते ये जो प्रॉप्स है इसको हम लोग को तुरंत लगा देना होगा। समझे इस बात को? जो ये प्रॉप्स देख रहे हैं इसको हमको फिर इमीडिएटली लगा देना है। 7 दिन बाद हम इसको हटा सकते हैं, लेकिन प्रॉप्स को फिर से लगा देना है। क्लियर? यहाँ तक तीन बात हमको आपको बताए। एक बताया कि वर्टिकल फॉर्मवर्क को हम लोग एक दिन में भी हटा सकते हैं, जो कॉलम्स में साइड साइड में लगे होते हैं, जो वर्टिकल में जो भी फॉर्मवर्क है। उसके बाद एक बात हमने बताया कि सॉफिट जो होता है, जो शटरिंग होता है स्लैब में, उसको हम लोग 3 दिन पे हटा सकते हैं, बशर्ते वहां प्रॉप्स लगा देना है तुरंत। उसके बाद एक और बात हमने बताया कि आपको जो बीम्स होता है उसका सॉफिट फॉर्मवर्क जो शटरिंग बीम में लगा होगा उसको हम हटा सकते हैं 7 दिन के बाद, ठीक, बशर्ते जो प्रॉप्स है वहां तुरंत फिक्स कर देना है, ठीक है। उसके बाद अब जो चौथा और पांचवा यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, इसका क्या मीनिंग है कि अब प्रॉप्स कब हटाएंगे, मतलब ये कब हटाएंगे, कब हटाएंगे इसको बताइए, इसको कब हटाएंगे प्रॉप्स को? तो प्रॉप्स को हटाने के लिए अब हमको समझना होगा कि स्पान, जैसे मान लीजिए एक बीम यहाँ है, एक बीम यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे स्लैब ढला हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो दूरी होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पान बोलेंगे, राइट? समझ में आया? समझ में आया ये बात? बोलिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो सेंटर टू सेंटर मान लीजिए, तो ये स्पान हो गया। तो ये जो स्पान है, अगर स्पान का दूरी, अब हम स्लैब में यहाँ जो प्रॉप लगा हुआ है, अब इसको हम लोग बात करेंगे कैसे हटाएंगे। यहाँ प्रॉप लगा हुआ है, ये प्रॉप जो है नीचे तक लगा हुआ है। अब इसको हटाने की हम बात कर रहे हैं, कब हटाएंगे प्रॉप्स को? तो अगर ये जो स्पान देख रहे हैं आप 4.5 मीटर तक ही रहेगा, जैसे एल अगर 4.5 मीटर तक ही रहेगा, तो आप उसको 7 दिन बाद भी हटा सकते हैं, ठीक, समझे बात को? मतलब सॉफिट हटाया और उसको भी हटा सकते हैं आप, प्रॉप्स को भी हटा सकते हैं अगर ये 4.5 मीटर का ही स्पान है, इतना ही मीटर का स्पान रहेगा। तो अगर स्पान जो है 4.5 से ज्यादा है, ठीक है, जनरली जब घर वगैरह बनाते हैं तो आप देखेंगे कि स्पान आपको थोड़ा ज्यादा भी रहता है, ठीक है। तो 4.5 मीटर से अगर ज्यादा है, समझे बात को? तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग? 14 डेज के बाद उसको हटाएंगे। ये जो प्रॉप्स होते हैं उसको 14 दिन के बाद हटाएंगे, ठीक। और अगर ये बीम की बात करें या आर्क की बात करें, आर्क मतलब समझ गए ना, इस तरह का आर्क जो बनता है, उस केस की बात भी है। तो
अगर बीम की बात करें, अगर बीम जो है, अब बीम की बात कर लीजिए, मान लीजिए एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारा बीम आ रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट में मतलब वॉल या कॉलम हो सकता है। तो इसके बीच का जो दूरी होगा यही यहाँ पे एल है। तो ये जो स्पान है, अगर एल जो है ये 6 मीटर तक अगर रहेगा तो उसको 14 डेज के बाद हम लोग हटा सकते हैं। जो प्रॉप्स वगैरह लगाएंगे आप इस बीम में उसको, समझे, उस प्रॉप्स को हम लोग हटा सकते हैं 14 दिन के बाद हटा देंगे। एक हफ्ता बाद तो हम लोग सॉकेट फॉर्म में हटा देंगे नीचे से, और उसके एक हफ्ता बाद फिर हम लोग इसको प्रॉप्स को भी हटा देंगे 14 दिन के। और अगर ये एल जो है 6 मीटर से ज़्यादा होगा, अगर ये 6 मीटर से ज़्यादा का स्पान है तो 21 डेज के बाद हटाएंगे, उससे पहले हम लोग प्रॉप्स को नहीं हटाएंगे, ये जो प्रॉप्स है उसको नहीं हटाएंगे। तो ये काम हम लोग को करना है, समझ गए इस बात को, इसको आप लोग बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। एज ए इंजीनियर यू शुड नो दिस वैल्यूज, और ये कब करेंगे यूज, कैसे करेंगे, क्या पीरियड होना चाहिए, क्योंकि हर कोई आपसे ये पूछ सकता है। तो इस बात को आप क्लियरली समझिए और देखिए, कोई दिक्कत है तो पूछिए, आप बताइए, समझ में आएगा। सर रूफ सर है ना, बोलिए। हेलो सर, रूफ के लिए भी कुछ होता होगा ना? रूफ, स्लैब का मतलब ही रूफ होता है, यही छत है, ठीक। स्लैब को क्या बोलते हैं, स्लैब जो होता है ना उसी को रूफ बोले, वही छत है आपका। कंक्रीट का जो रूफ होता है ना उसको स्लैब बोलते सर हैं। सेटिंग जो हटाएंगे सर, तो प्रॉप्स कंक्रीट में ही लगा देंगे? अरे जो प्रॉप्स, जैसे देखिए इसको हटा दिया, इसी में लगा देंगे, हाँ बिल्कुल लगा देंगे। मतलब एक तो वहां पे इस तरह का दीजिएगा ना, इसके नीचे आप बांस लगाइए, जो लगाइए, ऐसे तो दीजिएगा छोटा सा इसके एंड पे, यस सर। उस तरह से बोलो। यस सर। हाँ, उस तरह से। और बताइए, और कोई डाउट? सर सर पुल वगैरह जो बनता है सर, वो कॉलम रहता है बड़ा बड़ा, उसमें कितने दिन तक दे सकते हैं सर? हर जगह का केस है ये, ठीक है, हर जगह केस है। जो वर्टिकल फॉर्मवर्क है उसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, वर्टिकल फॉर्मवर्क को हम लोग हटा सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द, सर उसका विड्थ ज्यादा ना है? अरे विड्थ ज्यादा है उससे हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लोड उस पर आ रहा है, मान लीजिए ये बीम जो भी कॉलम है, इसको तो ऑलरेडी सपोर्ट मिलेगा ना प्रॉप्स वगैरह से। इसमें तो नहीं हटा देंगे आप उसी दिन, एक दिन बाद, इसमें तो नहीं हटाएंगे ना, बोलिए। नहीं सर। तो इसको तो सपोर्ट ऑलरेडी मिला हुआ है, आपको स्ट्रक्चर पे सपोर्ट नहीं आएगा, आपको जो सपोर्ट आ रहा है वो प्रॉप्स पे आना है, फॉर्मवर्क पे आएगा। तो वर्टिकल फॉर्मवर्क पे कोई सपोर्ट, ये देखिए वर्टिकल फॉर्मवर्क हटा देने से क्या होगा, उस पर तो कोई लोड आएगा नहीं, है ना, इसलिए वो बचा रहेगा। वर्टिकल जो भी सपोर्ट होते हैं, जो भी आप इधर साइड साइड में जो मॉल्ट के साइड में देख रहे हैं, इसको हटा सकते हैं, इसलिए यहाँ वर्टिकल फॉर्मवर्क को लिखा हुआ है कॉलम पे, इस तरह की चीज है, ठीक है। और बोलिए। यस सर हाँ सर फ्लाईओवर में मतलब फॉर्म का यूज क्यों नहीं करते हैं? तो जो फ्लाईओवर वगैरह देखते हैं, जो ब्रिज वगैरह हम लोग देखते हैं, उसका कहानी थोड़ा सा अलग है। अब क्या अलग है उसमें, तो उसमें क्या होता है, जो पिलर बनता है ना उसमें तो शटरिंग यूज किया जाता है, ठीक है, जो पिलर बनता है उसको पियर्स बोलते हैं, पियर्स, पिलर बन गया। तो उस केस में पिलर हमने बना लिया, मान लीजिए ऐसा ऐसा पिलर बहुत सारा बना लेते हैं, देखे होंगे आप लोग, पिलर हमारा रेडी है। और क्या करते हैं, ऊपर का जो सेक्शन होता है जो बीम का, ये हम लोग प्रीकास्ट सेक्शन यूज करते हैं, समझे, कैसा सेक्शन, प्रीकास्ट सेक्शन यूज करते हैं। और डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग स्टील वायर से इसको तो वहां पे टेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए शेप दिया, जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं जगह पे इस तरह का मान लीजिए बीच में गैप भी रहता है ना, और यहाँ पे इस तरह से रहता है, यहाँ पे मान लीजिए टेंडेंस प्रोवाइड करने के लिए रहेगा, होल्स रहता है बना हुआ, ठीक है, यहाँ पे होल्स रहता है बना हुआ। और इस तरह का बहुत सारा यूनिट तैयार किया जाता है, इस तरह का बहुत सारा यूनिट बना बना के फैक्ट्री से आता है, समझे। और इसी को क्या करते हैं, ये तो एक यूनिट हुआ, इसी तरह से बहुत सारा यूनिट जो है ट्रक से लोड होके कहाँ से आता है, फैक्ट्री से आता है। और ब्रिज में जो है इसमें
जो स्टील वायर्स होते हैं, हाई टेंसाइल स्टील वायर्स को लगा लगा के इसको कस देते हैं। ऐसा देखे हैं? बोलिए आप। ऐसा देखे? हाँ सर, उठा उठा के उसमें डालता हाँ, है। तो क्रेन से उसको उठा के और इसको कस दिया जाता है टेंडन्स के मदद से, एनकरेज किया जाता है। एंकर जो है एक साइड पे उसको ऐसे फिक्स किया जाता है कि हिलता नहीं है। तो इस कारण से क्या है, वहां पे हम लोग शटरिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती और कंस्ट्रक्शन भी जल्दी हो जाता है ना। तो ये जो चीज है ये एक अलग लेवल का चीज है। प्रीकास्ट कंक्रीट का वहाँ यूज कर रहे हैं। प्री स्टेज पोस्ट प्री टेंशनिंग पोस्ट टेंशनिंग का मेथड है जिसका यूज करके हम लोग प्रीकास्ट कंक्रीट बनाते हैं। प्रीकास्ट का मतलब पहले ही कास्ट करके ले आते हैं, फैक्ट्री में ही बन के आ जाता है, इसको साइट पे बनाना ही नहीं है। समझे बात को? फैक्ट्री में ही बन के आ गया। अरे आजकल जानते हो, आजकल तो क्या है कि ये जो है आपको जो वॉल्स होते हैं, जो कॉलम होते हैं, जो बीम होते हैं, वो भी फैक्ट्री मेड होता है। वहां पर भी फॉर्मवर्क की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मवर्क की आवश्यकता कहाँ पड़ी होगी? जहां इसको बनाए होंगे वहां पे इस तरह का मोल्ड बनाना होगा, वहां से ढाला गया होगा। अब समझ में आया ये चीज? बोलिए। यस सर। तो जो भी आप फ्लाईओवर वगैरह देखते हैं, जो ब्रिजेस देख रहे हैं आजकल, उसमें हम लोग प्रीकास्ट यूनिट का यूज कर रहे हैं। और इस तरह का गर्डर जिसको बोल रहे हैं वो यूज करके डायरेक्टली वहीं से बन के आता है और हम लोग यहाँ ढाल देते हैं और इसको रेस्ट करा देते हैं। कहाँ पे? पियर के ऊपर। इसको पिलर भी बोल सकते हैं, या पियर बोलते हैं, जिसको आप नीचे देखते हैं वेल फाउंडेशन की मदद से बनाया गया है। समझ में आया बात? बोलिए। यस सर। और बताइए। यस सर। ओके, तो यही था आज के क्लास में। और बाकी जो आपका रेफरेंस है, इन सब बुक का रेफरेंस लिया गया है। उसके बाद जो भी यहाँ जो भी लिंक्स देखते हैं आप इस पर जाइएगा, वहाँ भी आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास।